हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द लिमिटेशंस ऑफ कुलॉम्स लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। कुलॉम्स लॉ की पहली लिमिटेशन ये है कि माना आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, ये अगर रेस्ट पर है तभी आपका कुलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर ये चार्ज मूव करने लग जाएं तो कुलॉम्स लॉ फेल हो जाता है। जो रेस्ट पर चार्ज है उनके लिए तो कुलॉम्स लॉ एप्लीकेबल होगा, पर जो मूव करता हुआ चार्ज है उसके लिए कुलॉम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। बात करें इसकी सेकंड लिमिटेशन की, तो जब हम कुलॉम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें मानते हैं जो चार्ज है हमारा वो पॉइंट चार्ज है। अगर वो पॉइंट चार्ज नहीं भी है तो उसका सारा का सारा जो चार्ज है वो इस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है कि वो सेंटर पर आ जाए। जैसे मान लो आपका एक स्फेयर है, इस स्फेयर पे हम ये मान के चलेंगे कि चार्ज इसका सारा सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सो दैट ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। पर जनरली ऐसा नहीं होता। जनरली हमारे पास क्या होता है, एक कंडक्टर है तो चार्ज उसके सरफेस पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और चार्ज कंडक्टर के वॉल्यूम पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस केस पर हमारा जो कुलॉम्स लॉ है वो कंप्लीटली फेल्ड हो जाता है, क्योंकि ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, बल्कि यहां पॉइंट चार्ज नहीं है, यहां पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जर हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा उसे कुछ भी अफेक्ट नहीं कर सकता थर्ड चार्ज, यानी कि थर्ड चार्ज की प्रेजेंट इन दोनों को अफेक्ट नहीं कर सकती। ये पॉइंट चार्ज के केस में होता है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसे बहुत सारे चार्ज होते हैं और ये इतने क्लोज होते हैं कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है उसको थर्ड चार्ज अफेक्ट करता है एक्चुअल में। तो हम कह सकते हैं एक्चुअल में हम जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट थर्ड चार्ज की वजह से पड़ने यहां पर वाला है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो थर्ड चार्ज से या अदर चार्ज से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में हमें नॉन लीनियर इफेक्ट को भी कंसीडर करना पड़ता है, मतलब कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे थर्ड चार्ज भी कुछ ना कुछ अफेक्ट जरूर करेगा। रिलेटिविस्टिक केस, जब किसी पार्टिकल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक केस। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होना तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर नियरली इक्वल भी हो जाए तो भी उसको रिलेटिविस्टिक केस बोला जाता है। तो मान लो आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल या मूव कर रहा है, इसकी जो स्पीड है लगभग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, तो इस केस में हम इस केस को बोलेंगे ये रिलेटिविस्टिक केस है। इसके बारे में कुलॉम्स लॉ हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। कुलॉम्स लॉ ये नहीं बताता कि अगर चार्ज पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने लग जाए या फिर नियरली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने लग जाए तो उस केस पर क्या फोर्स लगेगा, ये कितना फोर्स जनरेट करेगा। लास्ट हमारी लिमिटेशन है क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। सिंस हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स की, पॉइंट चार्ज की, तो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो गई। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं तो वहां पर हम क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। वहां पे हमें क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट भी कंसिडर करना पड़ता है, जिसके लिए एक नई फिजिक्स की ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो होती है ये हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लगने वाले फोर्सेस को बेटर वे में एक्सप्लेन करती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।